हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काकंद एसआर कॉम्पिटिटिव जोन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम बायो का सेगमेंट जो है एक अब हम क्रम में चलाएंगे। तो सबसे पहले बायो में हमें पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले ये जानना होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान देखिए, साइंस इसे कहते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान जो है वो दो शब्दों से वी धन ज्ञान से मिला हुआ है। विज्ञान में अगर ब्रांचेस की बात की जाए या उसके प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार का विज्ञान होता है। एक होता है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और हमारा दूसरा होता है नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो आगे चल करके उसके दो और भाग होते हैं। एक होता है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और दूसरा होता है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। जब हम ग्रेजुएशन वगैरह में रहते हैं तो हम इन सारे विषयों को पढ़ते हैं। इंटर में भी, हाई स्कूल में भी हम इन विषयों की थोड़ी थोड़ी बहुत मात्रा में पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में होते हैं तो हमें इन भागों को छोड़ करके इन भागों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है विज्ञान के अंतर्गत। यानी कि हमारा ये जो प्राकृतिक विज्ञान का पोर्शन होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसके कितने भाग हैं। तो अगर प्राकृतिक विज्ञान की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा बायोलॉजिकल साइंस, जिसको कि हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। दूसरा हमारा होता है फिजिकल साइंस, जिसको कि हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं या भौतिकी के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा अर्थ साइंस, जिसको कि हम भू विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। भू विज्ञान। अब देखते हैं इनमें कि हम आखिर इन सभी विज्ञान के प्रकारों में हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि जो भी जीवित चीजें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है फिजिकल साइंस, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी यानी कि ऊर्जा एवं पदार्थों का अध्ययन हम फिजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा अर्थ साइंस यानी कि स्टडी ऑफ द अर्थ यानी कि भू के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, जो भी ज्ञान अर्जन होता है वो हम अर्थ साइंस के अंतर्गत करते हैं। अब आइए देखते हैं आगे इनके और पार्ट्स हैं। जब हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस में आगे बढ़ करके ये बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी और उसके बाद मैनी अदर ब्रांचेस यानी कि और कई शाखाओं में बैक्टीरियोलॉजी है और तमाम तरह की शाखाओं में ये विभाजित हो जाता है। अभी हम आगे इनकी चर्चा करेंगे कि आखिर इस पोर्शन से किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से इसके सब टॉपिक्स हैं। तो बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसके अंतर्गत हम वनस्पतिक चीजों से संबंधित, पादप जीवों से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल्स, मनुष्य, जो भी जीव जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि जो भी हमारा इन्वायरमेंटल है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है और बाकी अदर ब्रांचेस में बहुत सारी शाखाएं आती हैं। फिजिकल साइंस में हमारी दो चीजें हैं, एक है हमारा रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं और दूसरा है हमारा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तीसरा हमारा अर्थ साइंस है, इसके अंतर्गत हम जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मैटेरियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ साइंस यानी कि भू विज्ञान के बारे में जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं वो हमें अर्थ साइंस की स्टडी करने पे प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये है विज्ञान के प्रकार यानी कि कौन कौन से विज्ञान आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पढ़ने होते हैं और क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है। आगे चलते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है, यानी कि हमारी जो अदर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की जो मेन शाखाएं हैं। वैसे तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन ये जो शाखाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि निम्न शाखा का संबंध किससे है। और इसके साथ ही साथ एक चीज और आता है प्रश्न कि पर्टिकुलर जो शाखा है यानी कि ब्रांच है उसके फादर कौन है या उसके फाउंडर कौन है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस शाखा को किसने खोज किया है। देखते हैं इसमें सबसे पहला है एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, जो भी मनुष्य है या एनिमल्स है, जीव जंतु है, जीवधारी हैं, उनकी जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स होती है उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री यानी कि जीव और रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित चीजें हैं उनकी क्या केमिस्ट्री है, उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स, पादपों का क्या कार्यशैली है, उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, उनका कितने प्रकार हैं या उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं,
इन सभी का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा साइटोलॉजी यानी कि कोशिका, क्योंकि कोशिका को साइटो कहा जाता है और कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स यानी कि जो कोशिका है, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे वो हमारी जीव जगत की कोशिका हो, मनुष्य की कोशिका हो, उसका अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, ये भी हमारा बायोलॉजी का ही ब्रांच है। इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीव जगत के प्राणी हैं, उनका उनके पर्यावरण से कैसा संबंध है, क्या इंटरैक्शंस होते हैं उनके बीच में, कौन कौन सी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, उनका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है हमारा इथोलॉजी यानी आचार विज्ञान, एनिमल बिहेवियर इन नेचुरल इन्वायरमेंट, जो भी पशु हैं, जो जानवर हैं या जीवधारी हैं, उनके बिहेवियर्स उनके एनवायरमेंट्स के साथ साथ यानी कि उनके प्राकृतिक विज्ञान के साथ क्या है, कैसे हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, इसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी यानी कि हमारे जीन्स, हमारे क्रोमोसोम्स क्या हैं, कैसे जीव की उत्पत्ति हुई, कैसे मानव समाज की उत्पत्ति हुई, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ये सारी यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी में। अगला है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी कि बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, यानी हमारी जो बॉडी है वो कैसे डिफेंस करती है, ठीक है, किसी भी डिजीज के प्रति, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में हम क्या करते हैं, हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा माइक्रोबायोलॉजी यानी कि कीटाणु विज्ञान। कीटाणु विज्ञान के अंतर्गत हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारा पैलेंटियोलॉजी है। पैलेंटियोलॉजी यानी कि जीवाश्म, जीवाश्म अध्ययन, जिसमें एंशिएंट लाइफ यानी कि जीवन का प्राचीन अस्तित्व क्या है, कैसा हमारा जीवन प्राचीन काल में था, उन सभी चीजों को हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद है टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के प्रकार क्या हैं, उनके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, इन सभी चीजों का हम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला है हमारा लास्ट जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो भी जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, उनके बारे में उनकी क्या संरचनाएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली चलती रहती है, इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें अध्ययन करते हैं, जूलॉजी। तो कहीं ना कहीं जूलॉजी आपका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। एक आपका जूलॉजी का पोर्शन, दूसरा आपका बॉटनी का पोर्शन, ये क्या है, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जेनेटिक्स भी आपका कुछ मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेनेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो तीनों हैं हमारे, ये आप समझिए कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन्हीं तीनों को ध्यान में रख करके एक आपका माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके हम अपनी आगे की क्लास जो है वो संचालित करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो ये पार्ट्स थे आपके, यानी ब्रांचेस थे बायोलॉजी के, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए या किसी भी जीव की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई की बात की जाए तो वो होती है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। तो सेल के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट दिया कि मानव शरीर की जीवित लघुत्तम इकाई क्या है, जीवित लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर अनगिनत यानी असंख्य कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना है। कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर के लिए सबसे मूल के रूप में काम करती है। कह सकते हैं कि एक पौधे का जिस प्रकार जड़ होता है, वैसे मानव शरीर के लिए कोशिका होती है, जो उसको बढ़ने के लिए विभाजन के माध्यम से एक पूरे शरीर का निर्माण करती है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कोशिका का रूप धारण करते हैं। अगला है कोशिका जो होती है कोलेजन नामक पदार्थ से जुड़ी रहती है। कोलेजन एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है, क्योंकि जैसे कोशिका ये अलग अलग रहेंगी तो सेल डिवीजन के माध्यम से क्या होता है कि ये कोशिकाएं एक की दो होती हैं, दो की चार होती हैं, धीरे धीरे क्या होता है इनका डिवीजन बढ़ता जाता है। तो इनको आपस में चिपकाए रखने के लिए जैसे हम दो लकड़ियों को चिपकाते हैं फेविकोल के माध्यम से, वैसे ही ये कोशिकाएं जो होती हैं वो कोलेजन के माध्यम से चिपकी रहती है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कोशिकाओं के लिए फेविकोल का काम कौन कर रहा है, कोलेजन कर रहा है। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं।
तो यूनिसेल्युलर में जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, अमीबा हैं, ये हमारे यूनिसेल्युलर हैं। और मल्टीसेल्युलर में जो अधिकांश जीवधारी हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये हमारे मल्टीसेल्युलर में आते हैं क्योंकि इनके शरीर में कोशिका विभाजन होता है। अगला पॉइंट है, अब इनसे ये जो है आपका, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से आप याद जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, और एक आता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की। तो अभी आप आगे देखेंगे कि जीवित की किसने की और मृत की किसने की। दूसरा पॉइंट है कि जीवधारियों की संरचना कोशिका से बनी होती है, ये बात कहा किसने है, यानी कि ये सिद्धांत अगर है या ये अगर एक वाक्य है तो ये किसने कहा है, तो ये 1824 में ड्यूट्रोचैट ने कहा था। 1824 में ड्यूट्रोचैट के द्वारा ये बात कहा गया है कि जीवधारियों की जो संरचना होती है वो कोशिका से बनी होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो स्लाइडेन एवं स्वान का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने 1838 ईस्वी में सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी, यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए कुछ शॉर्ट जानकारियां जो वन लाइनर आप कह सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं और इनको याद करना इजी भी रहता है। आप में से कई बच्चों को ये सारी चीजें याद भी होंगी। तो देखिए कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम मैंने पहले ही बताया कि साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। मृत कोशिका की खोज, देखिए मैंने अभी आपको बताया और ये क्वेश्चन हमारा आ गया कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी या उसके जनक कौन थे, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। वहीं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अभी मैंने बताया 1838 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में, अब मानव में भी पूछता है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो याद दीजिए रखिएगा कि मानव में सबसे बड़ी ओवम अंडाणु जो कि महिलाओं के अंदर पाया जाता है, यानी कि स्त्रियों के शरीर में होता है, जिसका निष्कासन जो है वो ओवरीज के माध्यम से होता है, अंडाशय के माध्यम से, वो ओवम होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होती है, जो कि किसके द्वारा निष्कासित होती है, पुरुष के द्वारा, पुरुष के शरीर में स्पर्म का निर्माण होता है। अगला आपका विभाजन रहित, ऐसा कौन सा कोशिका है जिसमें जो विभाजन नहीं होता, इसके अलावा कौन सा है जिसमें तेज विभाजन होता है हमारे शरीर का भाग, तो विभाजन रहित कोशिका आपकी न्यूरो सिस्टम है। न्यूरो सिस्टम यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र में 10% यानी कि 90% जो है वो आपके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% हमारे गीलियल सेल्स होते हैं। क्या सेल्स होते हैं, गीलियल सेल्स। आपने सुना होगा कि ब्रेन कैंसर होता है या ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, तो प्रश्न ये बना होगा कि जब कोशिका होती ही नहीं है हमारे ब्रेन में, यानी कि सब न्यूरॉन्स ही होते हैं, तो फिर कैसे कैंसर होता है, क्योंकि कैंसर की स्थिति कब होती है, जब अनियंत्रित मात्रा में कोशिकाओं का विभाजन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। ओके, तो ये जो 10% गीलियल सेल्स होते हैं, इन्हीं में जब सेल डिवीजन होता है तो वो हमारा कैंसर या फिर हमारा ब्रेन हैमरेज या ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% गीलियल सेल्स होते हैं। अगला है कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि लीवर में सर्वाधिक तेज विभाजन होता है। आपके लीवर में रिकवरी करने की, उसको ठीक करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। यूँ कहा जाता है कि लीवर को अगर काट भी दिया जाए तो वो अपने आप को बहुत जल्दी ही रिकवर कर लेगा। लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, तमाम तरह की जो भी बीमारियां होती हैं उनको रिकवर, अगर आप डाइट पे ध्यान देते हैं तो वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाते हैं। मानव में सबसे लंबी, तो न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिकाएं हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक है अरस्तु, क्योंकि जूलॉजी का पार्ट है इसलिए इसमें इस चीज को ऐड कर दिया गया है। आगे देखिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इनका, मैं एंड में आप लोगों को पॉज दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जब भी आपको समझ में आए। जैसे आप देखिए पार्ट्स ऑफ सेल्स,
हमने कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। अब उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा है, मेम्ब्रेन, यानी कि जो झिल्ली होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली, जो कि पादप और जंतु दोनों में होती है, पौधों में भी होती है और जंतु जगत में भी होती है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और साथ ही साथ कोशिका के सभी अंगों में क्या होता है, सभी अंग जो होते हैं कोशिका के वो इसी झिल्ली में रहते हैं, इसी झिल्ली में वो सेफली रहते हैं। दूसरा भाग है इसका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोहरी झिल्ली होती है ओनली प्लांट में, यानी कि पादप में पाई जाती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। ये क्या करती है, पादप कोशिकाएं जो है उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उनको एक आकार और आकृति प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी है या कोशिका झिल्ली किसकी बनी है, और फिर पादपों की कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली किससे बनी है। तो जो जीवाणुओं की कोशिका यहाँ भित्ति नहीं झिल्ली होगी, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो पादपों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली जंतुओं में या जीव जगत में। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। वही कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। स्पेलिंग मिस्टेक है, काइरिन नहीं, काइटिन, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के श्वसन का कार्य करता है, यानी कि इसी कारण इसको कोशिका का श्वसन गृह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रेब साइकिल संचालित होती है, जिसमें 38 एटीपी मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉरी, एक ग्लूकोज का अणु का निर्माण करते हैं, ये 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, ये शक्ति देता है, यानी कि एनर्जी देने का काम करता है। इसीलिए कोशिका का शक्ति गृह जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं कोशिका का, या शक्ति गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो उसका एक ही आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिनोटेड है कि एम यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार किसकी बनी होती है या उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है क्रिस्टी। ये भी एग्जाम में पूछे, आप इन स्लाइड्स को देखेंगे तो आपको वही पैटर्न मिलेगा, वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। उससे इतर, इससे बाहर आपका नहीं आता है। इसलिए इन स्लाइड्स को अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए और अपना एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में उसका समाधान जरूर मिले आपको। देखिए क्रिस्टी क्या होती है कि टेनिस रैकेट की तरह इसकी संरचना होती है। ठीक है, इसमें F1 कण होते हैं जिसमें कि एटीपी पाया जाता है। 38 एटीपी मिलकर के आपके एक ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं। ये क्रेब्स चक्र, एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये हम आगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा हम आगे इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब हमारा अगला पार्ट आता है कोशिका का, वो क्या है हमारा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका काम क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना, जहां भी ज्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की, ये उसका क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि जब भी हमारे शरीर के किसी भाग को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है तो अत्यधिक ऊर्जा वो वहां पहुंचाता है, जहाँ कम आवश्यकता है वहां पे कम बनाए रखता है। यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार हमारे पूरे शरीर में परिवहन करने का काम, यानी उसका संचालन करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसके साथ ही ऊर्जा की वहां अन्य भाग से अधिक ऊर्जा देता है, यानी कि जहां ज्यादा आवश्यकता होती है वहां ये अन्य भाग की अपेक्षा अधिक आवश्यकता देती है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे होते, आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके ब्रेन को एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होगी। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह को, मेरे हाथों को, मेरे पैर को एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो यानी कि अभी जो गोल्जी बॉडी सेल का पार्ट है वो इस प्रकार से ऊर्जा को पहुंचाएगा ताकि आप उस काम को, यानी कि जिस भी अंग का आप प्रयोग कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर तरीके से ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहे। अगला है राजधानी यानी कि वैक्यूल्स। ये क्या करता है, ये जल संग्रहण का काम करता है।
कोशिकाओं के अंतर्गत जल को स्टोरेज कह सकते हैं कि वाटर का स्टोरेज बॉक्स अगर कोई है तो वो राजधानी यानी कि वैक्यूल्स है। इसमें क्या है, रिक्तिकाएं सेल्स में आवश्यकता से अधिक जल को क्या करती हैं, निकालने का काम करती हैं, रिक्तिकाएं भी कहा जाता है इनको। अगला देखिए इसमें दिया है छठवां, कारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबरी ने की थी। इसका काम क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन करना। अब जो सेल डिवीजन हम पढ़ते रहते हैं, तो सेल का डिवीजन कौन करता है, यही सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन का काम करता है। ये कहाँ नहीं होती है, ब्रेन में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ब्रेन में 90% न्यूरॉन्स होते हैं, 10% ग्लीनियल सेल्स होते हैं जहां पर विभाजन संभव होता है। अनकंट्रोल्ड कोशिका अधिक, ठीक है, विभाजन ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। जब कोशिकाओं का अधिक अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित ग्रोथ बढ़ जाता है तो वो हमारा कैंसर कहलाता है, ठीक है। और सर्वाधिक अधिक कहाँ होता है कोशिका विभाजन, लीवर में होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लीवर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, लीवर क्या करता है, क्षतिग्रस्ती को यानी कि अपने नुकसान को अपने आप ही ठीक करने में सक्षम होता है, सफल होता है, अपने आप ही लीवर उस चीज को क्योर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। अगला सातवां पार्ट है हमारा अंतः प्रदत्त जालिका, यानी कि जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर को खड़ा करने के लिए हड्डियों का जितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपकी कोशिकाओं को एक संरचना देना, एक आकृति देना, एक आकार देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उतना ही महत्व है, समझिए। इसकी खोजकर्ता के.आर. पोर्टर ने की थी, पीओ पोर्टर ने 1945 में की थी। इसमें आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके दो भाग होते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, दो भाग कैसे, एक हमारा स्मूथ होता है, ठीक है, जिसको कि हम कोमल भी कह सकते हैं या मुलायम भी कह सकते हैं, और एक भाग हमारा रफ होता है जिसको कि हम सख्त कह सकते हैं। अब जो स्मूथ भाग है वो आपका एकदम स्मूथ होता है, मुलायम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका फैट, ठीक है, ये फैट का निर्माण होता है, फैट निर्मित से होता है। और ये जो हमारा रूखा खुरदुरा भाग होता है ये प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है। दो चीजें हैं, स्मूथ ईआर फैट निर्माण और रफ ईआर जो है आपका प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अगला पार्ट है हमारा राइबोसोम। जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया से सर्वाधिक क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग नाम से, वैसे ही राइबोसोम से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो होता है कौन करता है, राइबोसोम करता है। कोशिका का इसको प्रोटीन घर भी कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन हाउस। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एनर्जी हाउस या पावर हाउस क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही प्रोटीन हाउस कौन है, तो प्रोटीन हाउस कोशिका के अंदर राइबोसोम है, जिसकी खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। इसमें प्रक्रियाएं होती है सेडिमेंटेशन की, यानी सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को द्रव्य में डाल करके क्या करते हैं, द्रव्य या लिक्विड में डाल करके यह देखा जाता है कि वह बड़ा है या फिर छोटा, सेडिमेंटेशन। इसी सेडिमेंटेशन के आधार पर ही इसको दो भाग में रखा गया है, यानी कि एक होता है हमारा 70S और एक होता है हमारा 80S। ये राइबोसोम के दो अलग अलग प्रकार हैं। सबसे छोटा कोशिका का भाग जल में जो जल्दी गिरेगा वही क्या होता है, बड़ा होता है। ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राइबोसोम क्या है, दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, मैंने अभी बताया कि 70S है और 80S है, 70S और 80S। इसमें क्या है आपका 70S जो होता है वो छोटा होता है, जिसको कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाता है। वही ये क्या होता है आपका बड़ा होता है, जिसको कि हम यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं। अभी ये जो पार्ट है हमारा कोशिका का, इसके अंतर्गत हम कोशिका के पार्ट्स के बारे में देखेंगे और कोशिका के बेसिक नॉलेज के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम जो अपना अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम कोशिका के प्रकार के बारे में देखेंगे, जिसमें आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ कोशिका विभाजन क्या होता है, किसमें कोशिका विभाजन तेज होता है, कहाँ स्लो होता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट दूसरा आएगा, आप जरूर उसको देखिएगा और इसको देखने के बाद ही आपको दूसरा भी समझ में आएगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा केंद्रक का, न्यूक्लियस, यानी कि समझिए कि कोशिका का जो मेन ब्रेन, जैसे हमारे ह्यूमन शरीर को चलाने के लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट है, बिना ब्रेन के हमारा शरीर एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बिना केंद्रक के,
बिना न्यूक्लियस के कोशिका भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है, यानी कि सेल्स कोशिका का बुद्धि या फिर दिमाग। ये कोशिका के सभी भागों को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम करती है। इसमें 80% प्रोटीन होता है, 10% पानी होता है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम भी होता है और क्रोमोसोम के अंतर्गत आपके डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? क्रोमैटिन सूत्र, जो कि 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 10वां पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी अलग अलग नामों से डिनोट किया जाता है। इसकी खोजकर्ता डी डूबे है, जिन्होंने 1958 में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान दीजिएगा, कि 1955 ईस्वी में, सॉरी, कब खोज की थी? 1955 ईस्वी में क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी 1958 में। अब इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे हम कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम क्यों कहा जाता है जल अपघटक एंजाइम? क्योंकि ये क्या करता है, जो लाइसोसोम है ये जल अपघटक एंजाइम को ही छोड़ने का काम करता है, जिससे कि कोशिका की सफाई होती है। यानी कि किसी कारणवश अगर आपके सेल्स जो है वो डैमेज हो जाए, यानी कि कोशिकाएं मर जाए किसी अवस्था में, तो उनको नष्ट करने का काम, उनको खाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसी कारण से इसको कोशिका का सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, या कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसके साथ ही सुसाइड बैग भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। तमाम तरह के अलग अलग नाम है इसके। इसमें खास बात यह है कि आरबीसी जो है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं, लाल रुधिराणु जो होते हैं हमारे शरीर में, उनमें लाइसोसोम नहीं होता है। पर एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा कि एक ऊंट की प्रजाति जो होती है लामा ऊंट, उनके अंतर्गत यानी उनके आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। एकमात्र वही जीव है जिनके आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। लिख लीजिए यहाँ पे, लामा ऊंट, इनके में क्या होता है? आरबीसी में कौन उपस्थित होता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। जीवन काल क्या होता है इनका? किसका? आरबीसी का। यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल दिया है 120 दिन, 3 से 4 माह तक का होता है। इसके बाद ये प्लीहा यानी कि स्प्लीन, जिसको कि आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है और साथ ही साथ ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है। ग्रेव यार्ड में जा करके मर जाता है, यानी कि वहां जा करके नष्ट हो जाता है। अच्छा, कई बार परीक्षा में पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बच्चों में भी, यानी कि शैशवावस्था में भी, प्लस आपके गर्भावस्था में या शैशवावस्था में, और इसके साथ ही वयस्कावस्था में आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर करिएगा। अगला पार्ट है हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? इसके भी दो प्रकार हैं, दो भाग कह सकते हैं। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है हमारा केंद्रिका द्रव्य। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? जब ये दोनों मिलते हैं तो हम इनको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो आपकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? भरा रहता है, जल के रूप में रहता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है हमारा, ये 80% पानी होता है, यानी कि 3/4 पानी से निर्मित होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और केंद्रिका द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रिका द्रव्य हमारे केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब 12वां भाग है। देखिए, कोशिकाओं के बहुत सारे भाग हैं, ठीक है, तो सबको थोड़ा बहुत सबके बारे में जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में जो भी आप यूपीपी के एग्जाम की तैयारी करें, एसआई की करें, एएसआई की करें, एसएससी जीडी की करें, तो बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको आवश्यक इतना ही है कि आप इन स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें, ताकि आप उन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगला देखते हैं हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या है? ओनली एनिमल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं? सेल्स को हिलने डुलने, यानी कि उनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल के बाहरी परत पर होता है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हेयर सेल्स। फ्लैजिला जो होता है, यानी कि ये जो बड़े बाल हैं ये हमारे फ्लैजिला होते हैं, ये जो छोटे बाल हैं ये हमारे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। दोनों ही अलग अलग नाम है और इनका मेन काम होता है, दो तरह का काम होता है। पहला मूवमेंट, यानी कि आपके सेल्स को गति प्रदान करना, मूवमेंट प्रदान करना, और दूसरा फीडिंग। फीडिंग क्या, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के माध्यम से उनको सोखना या उनको अब्जॉर्ब करना, उनको ग्रहण करना, फीड करना। तो ये दो मेन काम है किसके, आपके सीलिया एंड फ्लैजिला के। अगला पार्ट है हमारा लवक, और इससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, श्योर आते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के होते हैं ये, और ये पादपों का सबसे बड़ा अंग भी होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनको कि हरित लवक कहते हैं, जो कि पत्तियों और तना में होते हैं, और ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि पादपों में यानी कि पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, या क्लोरोफिल जो है वो भोजन बनाने का काम करते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे होते हैं उनको हरा रंग प्राप्त होता है, और ये हरित लवक हिंदी में इसको इसीलिए कहा जाता है। अब देखिए, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु या कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैग्नीशियम जो है वो हमारे क्लोरोफिल में उपस्थित महत्वपूर्ण धातु या तत्व होता है। अब इस टाइप के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एक तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट है, और तीसरा आपका क्रोमोप्लास्ट है। ये सब वर्णक के रूप में होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं पादपों के पौधों के, जिनके बारे में जानना आवश्यक है। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित होता है, अवर्णित यानी कि रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता है, और ये जड़ में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि पौधों की जो जड़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी व्हाइटिश होती है, थोड़ी थोड़ी येलोइश होती हैं, कभी कभी ब्राउनिश टाइप की दिखती हैं। तो ये इनको अवर्णित या रंगहीन की श्रेणी में रखा गया है। ये क्या करती हैं, आपातकाल हेतु भोजन का संग्रह करती हैं। जो जड़ें होती हैं पौधों की, पादपों की, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के लिए, इन केस अगर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ने भोजन नहीं बनाया तो ये पौधों को जीवित रखने का काम करती है। अगला है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, वर्णित होते हैं, ठीक है, ये रंग युक्त होते हैं। क्या होते हैं, रंग युक्त होते हैं, जो कि फल और तना में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका चार्ट है, इनसे भी क्वेश्चंस, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, तो इनमें क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये वर्णक है आपके पिगमेंट्स, और ये कौन सा रंग प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो कैरोटीन को देखिए, कैरोटीन गाजर का जो पीला रंग होता है या हल्का रेडिश जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फिर आता है आपका जैंथ्रोफिल। जैंथ्रोफिल पीले फल एवं सब्जियों का होता है, जैसे कि आपका केला हो गया, जैसे पंपकिन हो गया, इन सब का कलर जैंथ्रोफिल के कारण होता है। फिर आता है आपका बिटालिन, विटामिन नहीं बिटालिन है, जो कि चुकंदर हो गया, प्याज हो गया, आपका जो शलजम होता है, उनको ये सब कलर प्रदान करने का काम कौन करता है, बिटालिन करता है। और लाइकोपिन जो है ये आपका क्या काम करता है, टमाटर को रंग देने का, यानी कि टमाटर, चेरी, इनको रेड कलर देने प्रदान करने का काम हमारा लाइकोपिन करता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें। अगला पार्ट है हमारा गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स के अंदर, जिसको कि अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में, पहले ही बता चुके हैं। ये डीएनए, आरएनए और जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सारे इन्हीं में उपस्थित होते हैं। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 23 जोड़े होते हैं, और टोटल उनकी जो संख्या होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 गुणे 2 46। मेल में, मेल यानी कि पुरुष में कितने होते हैं, 44 + 2, और फीमेल में भी 44 + 2। अब ये 44 और +2 क्या है, ये मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये हमारे जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, और ये हमारे जो होते हैं सेक्स निर्धारण का काम करते हैं। यानी एक जोड़ा जो होता है वो पुरुष में पुरुष सेक्स निर्धारण का काम, और महिलाओं में महिला सेक्स निर्धारण का काम करता है।
लेकिन पुरुषों में एक्स प्लस वाई के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक्स वाई, और महिलाओं में ये एक्स एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शरीर निर्माण का मुख्य कार्य करते हैं। तो ये था गुणसूत्र, क्रोमोसोम। यानी कि इस वीडियो में हमने देखा कि जूलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ये सब क्या है, आपके बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं। आपको क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी होती हैं, इनका अध्ययन करना होता है। इसके साथ ही जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि कोशिका, सेल, सेल का क्या योगदान है, सेल के कौन कौन से पार्ट हैं, सेल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई भी होंगी, पसंद भी आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मनोबल मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, हम और अच्छे तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करें। और अगर कोई प्रश्न होगा आपका तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को, आप उसे जरूर एक बार सॉल्व करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।